Good evening to all of you. We are discussing about basic organic chemistry beta, and in that sequence we have completed up to bond polarity and what are the reagent electrophile, nucleophile and amphiphiles, and how can we identify electrophilic and nucleophilic part of a reagent. सो नेक्स्ट जो हमने करना है इसमें वो है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट. एक चीज़ तो हम ये पढ़ेंगे आज, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, एंड सेकंड इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन. सो ये दो मेन टॉपिक हैं जो हमने करने हैं बेटा, और इसके बाद फिर जो है हम इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, इंडक्टिव रेजोनेंस, एंड आफ्टर दैट we are going to start our chapter halo alkanes and halo arenes. Now so last time हमने ये बात की थी कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट में हमारे पास दो पार्ट होते हैं बेटा. वन इज सबस्ट्रेट, सेकंड इज रिएजेंट, और ये मिलके यहाँ एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं इन बिटवीन, और ये जो इंटरमीडिएट है ये आपको फिर लास्ट में जाके प्रोडक्ट देता है. रिएजेंट हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक. आज दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वन इज़ इंटरमीडिएट, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन. ना उससे पहले मैं प्रोडक्ट के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा. प्रोडक्ट जनरली हमारे पास दो तरीके का होता है, एक जिसको हम कहते हैं मेन प्रोडक्ट और दूसरा होता है बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर उसको कहा जाता है मेन प्रोडक्ट, जिसके लिए वो रिएक्शन कराई जाती है. और उस प्रोडक्ट के अलावा जो भी प्रोडक्ट वहाँ बनते हैं दे आर नोन एज बाई प्रोडक्ट एंड साइड प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास दो चीज़ें हैं बेटा, याद रखिएगा. एक होता है मेन प्रोडक्ट और एक होता है बाई प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट. सो नाउ इंटरमीडिएट की हम बात करते हैं. एक बार जल्दी से हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट में दो पार्ट होते हैं, एक सबस्ट्रेट, दूसरा रिएजेंट. सबस्ट्रेट वो है जो लेस रिएक्टिव होता है, रिएजेंट वो होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेटा. प्रोडक्ट में भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, वन इज़ मेन प्रोडक्ट, सेकंड इज़ बाई प्रोडक्ट. लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि बाई प्रोडक्ट हमेशा बनेगा ही बनेगा. कुछ रिएक्शंस में बाई प्रोडक्ट बनता है, कुछ केसेस में नहीं बनता है. बट मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि बाई प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है और मेन प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है. तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की मैं बात करता हूँ. तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स मेरे पास जो होते हैं दीज आर शॉर्ट लिव्ड हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज. तो इंटरमीडिएट जो है हमारे पास दे आर शॉर्ट लिव्ड, मीन्स इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है बेटा. एंड दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किसी भी रिएक्शन में. और मैक्सिमम रिएक्शंस जो होती हैं वो एक इंटरमीडिएट के थ्रू होती है हमारे पास. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमारे पास हो सकते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट वैसे तो काफ़ी सारे हैं बेटा, बट जनरली जो हमें पढ़ने हैं वो चार ही हैं. और चार में से भी जो मैक्सिमम हमारा यूज़ रहेगा वो सिर्फ एक के साथ ही रहता है. बट उन चारों को हम एक बार देख लेते हैं, तो उसी सीक्वेंस में हम डील करते हैं. तो फर्स्ट जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमारे पास है दैट इज़ कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन नाम से भी आपका आइडिया लग जाएगा बेटा कि कार्बोकैटायन क्या होगा. ऐसी स्पीसीज होती हैं जिन पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, कार्बो स्टैंड फॉर कार्बन. तो इसके बारे में यदि मैं दो तीन चीज़ें आपको बताऊं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इनके अंदर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा. सेकंड, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा. तो कार्बोकैटायंस आर द स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एक चीज़ तो ये है.
सेकंड, यदि हम बात करते हैं कि किस टाइप के बॉन्ड क्लेवेज से ये हमें मिलके बनेंगी, तो उसका रीज़न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज में कार्बोकटायन और कार्बन आयन बनते हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज में। थर्ड जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। तो कार्बोकटायन की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, दैट स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर। वो जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp2। बॉन्ड एंगल्स जो आपके रहेंगे वो रहेंगे 120 डिग्री। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो मैंने बात की थी, यदि आप ध्यान से देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आएंगे, सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगा ये। और ये जो ऑर्बिटल है आपकी कार्बन की, दिस इज अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, जो कि वैकेंट होती है। तो यदि इसको मैं दिखाता हूँ तो दिस इज योर नथिंग बट दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल। और ये p ऑर्बिटल कौन सी है, जो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है, वैकेंट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन। अब यदि हम कार्बोकटायन को क्लासिफाई करें बेटा कि कार्बोकटायन का कौन कौन से टाइप के कार्बोकटायन हमारे पास हो सकते हैं, तो मैं कार्बोकटायन के केस में उस क्लासिफिकेशन को पूरा डिटेल में बताऊंगा। जब हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट पे आएंगे तो वहाँ मैं इसको स्किप करूंगा क्योंकि सिमिलर तरीके से वो चलेगा। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है हमारे पास क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकटायन, तो इसके अंदर एक तो हम इनको क्लासिफाई करते हैं बेटा टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकटायन। टर्सरी कार्बोकटायन का मीनिंग ध्यान से समझिएगा बेटा, दीज आर रेफर टू द पोजीशन ऑफ कार्बन। यदि टर्सरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है दैट विल योर टर्सरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है सेकेंडरी कार्बोकटायन, प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है दैट इज योर प्राइमरी कार्बोकटायन। और इस चीज़ को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी कार्बन क्या होता है। तो यदि मैं इनको लिख के दिखाऊँ आपको, तो टर्सरी कार्बोकटायन की जो जनरल स्ट्रक्चर होती है बेटा दैट इज योर R3C पॉजिटिव एंड दिस इज योर टर्सरी कार्बोकटायन। सेकेंडरी की आप बात करोगे R2CH पॉजिटिव चार्ज। और यदि मैं प्राइमरी की बात करता हूँ, दिस योर सेकेंडरी, तो प्राइमरी में जो आपके पास स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी RCH2 एंड दिस विल बी योर प्राइमरी कार्बोकटायन। R यहाँ पे जो है दैट इज योर एल्काइल ग्रुप सभी केसेस के अंदर। वो ज़रूरी नहीं है कि मिथाइल हो, मिथाइल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। और ये जो एल्काइल ग्रुप हैं ये बेटा सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिर्फ यह आपने ध्यान रखना है कि यहाँ जो ये कार्बन है ये फर्दर 3 कार्बन से कनेक्ट है, ये जो कार्बन है ये फर्दर 2 कार्बन से कनेक्ट है, और ये जो कार्बन है वो फर्दर 1 कार्बन से कनेक्ट है। तो एक तो जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन है ये। नाउ इनके अलावा यदि मैं बात करता हूँ बेटा, इनके अलावा जो कुछ कार्बोकटायन है जो आपने ध्यान रखने हैं, दैट इज योर फर्स्ट इज एलाइल कार्बोकटायन। ये सारी की सारी चीज़ें हमने +1 में डिस्कस की थी बेटा, जब हमने जर्नल ऑर्गेनिक कंसेप्ट को डील किया था। तो यदि एलाइलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए दैट कार्बोकटायन इज नोन एज एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन आपका कौन सा होता है, दिस इज कार्बन विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो इससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा यदि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो कार्बोकटायन बनेगा दिस इज नोन एज एलाइल कार्बोकटायन। और यदि इसको सिंपली मैं दिखाता हूँ, तो मान लीजिए मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा देता हूँ, इसकी टेट्रावेलेंसी पूरी करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं, और सिमिलर बेसिस पे मैं यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो दिस विल बी योर एलाइल कार्बोकटायन।
सो इसको यदि मैं लिखता हूँ तो ये क्या आएगा, देखिए ध्यान से, दिस विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिवली चार्ज, दिस विल बी योर एलाइल कार्बोकटाइन। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हाइड्रोजन ही हो, यहाँ फर्दर आपके एल्काइल ग्रुप आ सकते हैं, बट एलाइलिक पोजीशन जो रहेगी वो आपने समझनी है कि एलाइलिक पोजीशन जो होती है दैट इज़ नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये जो कार्बन है, जिसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से आपको दिखाता हूँ, ये जो कार्बन है बेटा, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट जो कार्बन होता है दैट इज़ नोन एज एलाइलिक कार्बन। तो यदि एलाइलिक कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज है तो वो जो कार्बोकटाइन बनता है दैट इज़ एलाइल कार्बोकटाइन। नेक्स्ट है बेंजाइल कार्बोकटाइन। बेंजाइल कार्बोकटाइन, बेंजाइल कार्बोकटाइन और एलाइल कार्बोकटाइन दोनों एक जैसे होते हैं बेटा, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि वहाँ आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखते हैं और यहाँ हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग। तो यदि बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर ये जो कार्बन है, यदि इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, इसको कहा जाता है बेंजाइल कार्बोकटाइन। ध्यान से समझिएगा। और ये जो रिंग बनी है इसको हम फिनाइल रिंग भी बोलते हैं, ये आप पढ़ के आए हो 11th में, जिसको हम C6H5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ C6H5 CH2 पॉजिटिव। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेंजाइल कार्बोकटाइन के लिए होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान से याद रखिएगा, एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी है। एक और पोजीशन होती है विनाइलिक। विनाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्ड का जो कार्बन होता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो कार्बन है इसको विनाइलिक कार्बन कहा जाता है, याद रखिएगा। डबल बॉन्ड का कार्बन विनाइलिक होता है, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज योर एलाइलिक, और बेंजीन रिंग से जो नेक्स्ट कार्बन होता है दैट इज नोन एज बेंजाइलिक। कार्बोकटाइन की यदि स्टेबिलिटी की बात की जाए बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे जब हम इफेक्ट पे आएंगे, बट यहाँ मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन का मीनिंग क्या होता है। तो कार्बोकटाइन के अंदर हमारे पास जो होता है बेटा वो ये होगा कि हमारे पास कोई कार्बन होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यदि मैं सिंपल स्ट्रक्चर की यदि बात करता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज आपको पता है दिस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो स्टेबल कार्बोकटाइन वो होता है जहाँ पे ये डेफिशिएंसी कम होती है बेटा। अब इस डेफिशिएंट सेंटर को यदि कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो वो इस कार्बोकटाइन को स्टेबल बनाएगी, और यदि कोई पॉजिटिवली चार्ज सेंटर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी वो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कराएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन में कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और यदि उस डेफिशिएंट सेंटर को कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन देती है तो वो उसको स्टेबलाइज करेगी क्योंकि वो उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करती है, और यदि उस सेंटर से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराता है तो वो उसको क्या कराएगा, लेस स्टेबल कराएगा या अनस्टेबल करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि डेफिशिएंसी जो है कार्बन की यदि वो फुलफिल्ड होती है किसी तरीके से तो वहाँ जो है कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे वो हम जब इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट की बात करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आता है बेटा वो होता है ये, टर्सरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे लास्ट में आपका मिथाइल कार्बोकटाइन। तो ये ऑर्डर है जो आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर बेटा। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, और कार्बोकटाइन के रिस्पेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट से रिलेट करती है,
और वो होती है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है? यदि कहीं पे कार्बोकटायन बनता है और वो लोअर स्टेबिलिटी का बनता है, मान लीजिए कहीं पे प्राइमरी कार्बोकटायन बना बेटा, और यदि किसी तरीके से उस मॉलिक्यूल में शिफ्टिंग करने से वो सेकेंडरी या टर्सरी में यदि चेंज हो सकता है, तो ऐसे केस में वो कार्बोकटायन हमेशा ही उस स्टेबल फॉर्म में चेंज होगा। दिस इज नोन एज रीअरेंजमेंट। स्टेबिलिटी गेन यदि कार्बोकटायन करेगा कहीं पे, तो वो हमेशा ही होगा। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए स्टार्टिंग में ही वो टर्सरी का बना है, तो फिर तो वो जो है लोअर स्टेबिलिटी में नहीं जाएगा। बट यदि कार्बोकटायन को यदि स्टेबिलिटी मिलती है लोअर स्टेबिलिटी टू हायर, यदि वो जा सकता है किसी तरीके से, तो ऐसे केसेस में रीअरेंजमेंट होगा ही होगा रिएक्शंस के अंदर। तो कार्बोकटायन के रिस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इन reactions where carbocation intermediate is formed there is a possibility of always rearrangement, वहाँ rearrangement की possibility रहती है। और रीअरेंजमेंट का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्बोकटायन जो है वो लेस स्टेबल स्टेट से हायर स्टेबल स्टेट पे जाता है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। यदि कहीं प्राइमरी बना है वो सेकेंडरी में यदि जा सकता है तो वो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोकटायंस। सेकेंड, यदि मैं कार्बो एनायन की बात करता हूँ बेटा, कार्बो एनायंस, तो यहाँ भी आपको मीनिंग क्लियर है। कार्बन होगा जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, वहाँ जो था हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल में, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो आपने याद रखनी है, कार्बन होगा जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा एंड हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। सिमिलरली ये भी आपका किस बॉन्ड क्लेवेज से बनेगा? हेट्रोलिटिक से, क्योंकि हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज आपको पता है आयनिक स्पीसीज देता है। स्ट्रक्चर की यदि हम इनकी बात करते हैं तो कार्बोनाइन की जो स्ट्रक्चर आती है बेटा, दैट विल बी लाइक दिस, पिरामिडल शेप होती है। ये लोन पेयर होगा आपका, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल। sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्लासिफिकेशन यहाँ भी वैसे ही रहेंगे जैसे हमने कार्बोकटायन में डील किया है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज था दैट विल बी रिप्लेस बाय नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ये एलाइलिक हो सकता है, बेंजाइलिक हो सकता है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का मीनिंग क्या है बेटा, इसको समझिएगा ध्यान से। वहाँ जो हमने स्टेबिलिटी कंपेयर की थी वो की थी उसके डेफिशिएंट नेचर की वजह से, कि जो चीज़ें उसको इलेक्ट्रॉन देंगी वो स्टेबल करेंगी, जो खींचेंगी इलेक्ट्रॉन वहाँ से वो उसको लेस स्टेबल करेंगी। अब कार्बन आयन में क्या है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा बेटा। तो इसकी जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या जो ये इलेक्ट्रॉन रिच नेचर है इसका, यदि ये पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्ज हो सकता है, डिस्पर्ज का मतलब होता है फैलना, डिस्ट्रीब्यूट होना पूरे मॉलिक्यूल पे, यदि ऐसा हो सकता है किसी तरीके से, तो वो कार्बन आयन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्ज नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ जो आप स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं वहाँ हम करते हैं ड्यू टू डेफिशिएंट नेचर ऑफ कार्बन, और यहाँ जो है दैट इज क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जितना ये चार्ज डिस्पर्ज करेगा पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर उतना ही ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब कब ये स्टेबल बनेगा, कब लेस स्टेबल बनेगा, उसकी बात हम तब करेंगे जब हम इफेक्ट्स की बात करेंगे, इंडक्टिव रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशंस। चलिए, थर्ड जो है हमारे पास इंटरमीडिएट, दैट इज योर फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल के लिए सबसे पहली बात तो यही है कि ये बेटा होमोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज से बनता है।
होमोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज। सेकंड, फ्री रेडिकल बेसिकली ऐसी स्पीसीज को बोला जाता है हैविंग ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओड इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यदि किसी स्पीसीज के पास है, और यूजुअली वो स्पीसीज यहाँ कौन सी होगी बेटा, कार्बन। तो ऐसी स्पीसीज को हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। जहाँ तक क्लासिफिकेशन की बात है, क्लासिफिकेशन यहाँ भी सिमिलर तरीके से होता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, एलाइल, बेंजाइल, मिथाइल। डिफरेंस ये है कि वहाँ आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया था, ऐसे केसेस में जो है यहाँ रेडिकल बन जाएगा, दिस विल बी मिथाइल रेडिकल। यदि आप टर्सरी की बात करोगे तो दिस विल बी योर टर्सरी रेडिकल। सेकेंडरी की बात करोगे, प्राइमरी की बात करोगे, दिस विल बी योर दिस। स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करता हूं तो इनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है जैसे कार्बोकटायन की थी, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, और इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर है आपकी, ध्यान रखिएगा इसका। स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यहाँ सेम फॉलो करता है जैसा आपका कार्बोकटायन में करता है। टर्सरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। ध्यान रखिएगा इसको। कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि नहीं बताया है तो आप ध्यान रखिएगा, वो रिवर्स होता है दैट ऑफ कार्बोकटायन। तो मिथाइल कार्बोनाइन सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड फिर टर्सरी। किस वजह से होंगे इनकी हम बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए ये जो ऑर्डर है वो आपको ध्यान रखना है कैसा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। एक और रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जो आपका यूज होगा बेटा, दैट इज नोन एज कार्बिन। एक या दो रिएक्शन है आपके सिलेबस में जहाँ पे कार्बिन इंटरमीडिएट भी बनता है। कार्बिन बेसिकली जर्नल जो स्ट्रक्चर होती है कार्बिन इंटरमीडिएट की, वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। कार्बन होता है जिसके पास एक लोन पेयर रहेगा, दो ये बॉन्ड पेयर बनाएगा, इस स्ट्रक्चर को जनरली कार्बिन कहा जाता है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, ये दो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं और ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं। जब ये सिंगल ऑर्बिटल में होंगे तो वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे बेटा, एक अपवर्ड स्पिन के साथ होगा, एक डाउनवर्ड स्पिन के साथ होगा, और नेट जो स्पिन आएगी यहाँ पे दैट विल बी कम्स आउट टू बी जीरो, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। और यदि ये दोनों अलग अलग में हैं, मीन्स डिफरेंट हैं, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट स्पिन आएगी वो आएगी 1। तो यदि यहाँ से आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फार्मूला होता है 2s + 1। s होता है आपका रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। तो जब यहाँ s की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो यहाँ तो जो रिजल्टेंट स्पिन आएगी वो आएगी 1 और यहाँ आएगी आपकी 3। तो जब ये दोनों एक ऑर्बिटल में होते हैं, ऐसी कार्बिन को कहा जाता है सिंगलेट कार्बिन। दिस विल बी योर सिंगलेट कार्बिन एंड दिस विल बी योर ट्रिपलेट कार्बिन। तो इसमें हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है बेटा, सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो जर्नल स्ट्रक्चर है ये कार्बिन की होती है, और एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे रीमर टीमन रिएक्शन, वहाँ ये कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है, फिनॉल की रिएक्शन होती है, तो जब उस पर हम आएंगे तब डिस्कस करेंगे हम। सो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। सो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेनली हमने जो रिएक्शन पढ़नी है बेटा वो पढ़नी है 3 तरीके की। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज एडिशन रिएक्शन एंड थर्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शंस हम देखते हैं एक बार हैं क्या, और ये तीनों ही आपके सिलेबस में है, 12th में हम तीनों को डील करेंगे बहुत अच्छे से।
तो फर्स्ट मैं पिक करता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बेटा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस रिएक्शन में क्या होगा। सब्स्टिट्यूशन एक तरीके से सब्स्टिट्यूट से मिलके बनी है बेटा। तो सब्स्टिट्यूट आपको पता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि एक कोई चीज़ बाहर जाती है, उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ आके उसको सब्स्टिट्यूट करती है, दैट इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन। तो इन रिएक्शन के अंदर भी ऐसा ही होता है। किसी रिएक्शन में यदि एक सिंगल एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम को सब्स्टिट्यूट करता है तो उन रिएक्शंस को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएजेंट, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है बेटा। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएजेंट, नेचर ऑफ रिएजेंट मीन्स विच इज गोइंग टू कैरी आउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Substitution reactions are further classified into three ways. One is NSR, second is ESR, and third is FRSR, free radical substitution reactions. This is electrophilic substitution and this is nucleophilic substitution. इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। यदि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को, दैट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यदि इलेक्ट्रोफाइल करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यदि फ्री रेडिकल करता है, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक और मेन बात होती है बेटा, ये रिएक्शन के अंदर मेनली सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है। सब्स्टिट्यूशन का जो ये स्टार्टिंग लेटर है एस, इससे आप इसको याद रख सकते हो। सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है इन रिएक्शन के अंदर। तो हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, और फिर जो है हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पे प्रोसीड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है बेटा RX, हमने इसकी रिएक्शन कराई मान लीजिए OH नेगेटिव के साथ। अब OH नेगेटिव आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ आप पोलैरिटी की बात करोगे तो पोलैरिटी आएगी ये, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा नेगेटिव होगा। अब यदि आप यहाँ पे देखोगे, दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज, दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और कार्बन क्योंकि 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो उसी वजह से ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा बेटा। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेंगे, ROH प्लस X नेगेटिव। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रोडक्ट बना है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और जो ग्रुप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बाहर जाता है दैट इज नोन एज लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप। अब क्योंकि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूशन को कैरी आउट किया है, देयरफॉर ये जो रिएक्शन होगी ये होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा। सब्स्टिट्यूशन में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है, और सेकंड अटैकिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग जो इस रिएक्शन को कैरी आउट करेगा, ये तीन तरीके से हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो सेकंड यदि मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन में आपको पता है C6H6 इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है, और इसकी मैं यदि रिएक्शन कराता हूँ Br2 FeBr3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ जो कार्बोकटायन बनता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा दैट इज Br पॉजिटिव। ये कैसे बनेगा ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, नहीं तो जब हम इसको सेपरेटली डील करेंगे तब हम देखेंगे कि ये Br पॉजिटिव कैसे देता है। तो अब होता ये है कि इस H को ये Br रिप्लेस कर देता है बेटा, और यहाँ जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी ए ब्रोमोबेंजीन। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है, रिएक्शन विल बी ESR। ध्यान रखिएगा इसको। लास्ट जो था आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यदि मैं एल्केन की हेलोजिनेशन कराता हूँ, RH है मेरे पास,
इसकी मैंने X2 के साथ रिएक्शन कराई सनलाइट की प्रेजेंस में, तो मेरे पास जो बनेगा दैट विल बी RX प्लस HX। RX मेरा मेन प्रोडक्ट होगा, HX जो है ये बाई प्रोडक्ट है, और यहाँ जो X जनरली होता है वो होता है Br एंड Cl। तो ये रिएक्शन जो मैकेनिज्म ऑपरेट यहाँ पे करती है दैट विल बी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। यहाँ जो X है वो X रेडिकल की फॉर्म में अटैक करता है इस R ग्रुप के ऊपर। चलिए बेटा, सेकंड जो रिएक्शन है दैट विल बी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में जो सबसे पहली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड, उन कंपाउंड्स में ऐसी रिएक्शन देखी जाती है जहां पे मल्टीपल बॉन्ड होता है, मींस डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से समझिएगा इस चीज को बेटा, मल्टीपल बॉन्ड जहां पे होते हैं वहां एडिशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। सेकंड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे हमेशा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड कह लीजिए या डबल बॉन्ड कह लीजिए, दैट विल बी ब्रेक ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शंस। जिस तरीके से वहाँ 3 तरीके की रिएक्शंस हुई थी बेटा, यहाँ भी 3 तरीके की रिएक्शन होती है। यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करके डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, रिएक्शन विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और फ्री रेडिकल अटैक करेगा और डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो रिएक्शन विल बी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस में मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अटैक दोनों चीज़ों का होता है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। अटैक ऐसी रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट का भी होता है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट का भी होता है। बट यदि आप केमिकल कैनेटिक्स कर चुके हैं क्योंकि हम, तो वहाँ हमने एक स्टेप पढ़ा था RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जनरली ये जो स्टेप होता था दिस विल बी द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो सारा जो क्लासिफिकेशन है रिएक्शंस का वो इस RDS के अकॉर्डिंग होता है बेटा। मीन्स यदि ऑर्गेनिक रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन यदि होती है, तो यदि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो रिएक्शन विल बी NAR। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और यदि फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो फ्री रेडिकल एडिशन। बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अटैक यहाँ दोनों करेंगे, मैं फिर से बता देता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है। बट स्लो स्टेप में यदि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल करेगा तो फ्री रेडिकल एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई ग्रुप है, इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन, उसकी हम फर्दर डिटेल में नहीं जाते हैं। और मान लीजिए इस पर मैं HCN का अटैक कराता हूँ। अब HCN की पोलैरिटी उस दिन हमने देखी थी, ये H पॉजिटिव CN नेगेटिव में ब्रेक होता है। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे, अब यहाँ पे अटैक H पॉजिटिव भी करता है, CN नेगेटिव भी करता है। बस फर्स्ट स्टेप के अंदर होता ये है कि CN नेगेटिव जो है, यदि मैं यहाँ पोलैरिटी असाइन करता हूँ तो पोलैरिटी आएगी ऐसी। जो प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ये O के साथ H चला जाएगा तो ये OH हो जाएगा और यहाँ CN जुड़ जाता है। तो अटैक तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का भी हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का भी हुआ है। बट इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Why this is called nucleophilic addition? Because in the slowest step of the reaction, means in the rate determining step, nucleophilic part is attacked. ये जो CN नेगेटिव है ये अटैक करता है RDS के अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सिमिलरली यदि मान लीजिए हमारे पास ये कोई एल्कीन है बेटा और इस पे हमने HBr का अटैक करा दिया। अब HBr भी आपको पता है H पॉजिटिव Br नेगेटिव देता है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा मैं वो भी बता देता हूँ।
डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में चेंज होगा और एक कार्बन पे H जुड़ेगा, दूसरे कार्बन पे Br जुड़ेगा। बट ये जो रिएक्शन है दैट इज इट इज एन एग्जांपल ऑफ EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाई दिस इज EAR? बिकॉज इन स्लो स्टेप जो अटैक किया है वो किसने किया है? इलेक्ट्रोफाइल ने। RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो अटैक हुआ है वो किसका हुआ है? इलेक्ट्रोफिलिक का, मीन्स H पॉजिटिव। इसी वजह से ये रिएक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ना फ्री रेडिकल की यदि मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कीन है बेटा और इसको मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, और यहाँ पे हम HBr का अटैक कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यदि आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो पिछली रिएक्शन में सिर्फ सिंपली HBr का अटैक हुआ था, यहाँ HBr पेरोक्साइड है। तो जब आपने 11th में इस पार्ट को पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन में, तो वहाँ 2 तरीके की रिएक्शंस होती थी बेटा। वन इज मार्कोनवी ऑफ एडिशन, सेकेंड इज एंटी मार्कोनवी ऑफ एडिशन। तो एंटी मार्कोनवी ऑफ एडिशन जो होती है वो पेरोक्साइड प्रेजेंस में होती है, और इसी को हम पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ जो मैकेनिज्म ऑपरेट करती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से करती है बेटा, और यहाँ जो प्रोडक्ट आपका बनेगा दैट प्रोडक्ट विल बी, जिस डबली बॉन्डेड कार्बन पे लेस हाइड्रोजन होते हैं, नॉर्मली वहाँ Br जुड़ता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनवी, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनवी में जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे तो जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट और यहाँ जुड़ेगा आपका पॉजिटिव पार्ट। तो ये प्रोडक्ट बनेगा बेटा। तो ये जो रिएक्शन है दिस विल बी योर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इनको आपने ध्यान नहीं रखना है बेटा, सिर्फ ये समझना है कि व्हाट आर द टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब इन पे हम आएंगे तब इनको हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि कब होगा और ऐसा क्यों होगा। लास्ट इज योर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर एक चीज़ तो आपको क्लियर पता चल ही गई होगी कि यहाँ एलिमिनेट होंगी चीज़ें बेटा, और इस टी को यदि आप याद रखोगे तो इस टी से आपने याद रखना है 2। 2 चीज़ें एलिमिनेट होती हैं बेटा, ये दोनों सिंगल कोई एटम हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं। These 2 atoms or group of atoms are going to be eliminated from a molecule, and due to this elimination there comes unsaturation in the molecule. Unsaturation means there comes double bond usually. तो एलिमिनेशन रिएक्शन की यदि मैं सिंपली बात करता हूँ तो यहाँ से होता ये है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं they will change to unsaturated compounds. जनरली एलिमिनेशन में ऐसा होता है। जो एलिमिनेशन हम पढ़ेंगे उस एलिमिनेशन में ऐसा रहेगा हमेशा। ये भी कई टाइप की होती है, बट जो टाइप हमने डील करना है उस टाइप में ये रहेगा। सैचुरेटेड कंपाउंड होगा और वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज होगा आफ्टर द एलिमिनेशन। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द एलिमिनेशन ऑफ 2 ग्रुप्स, एलिमिनेशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप की हो सकती है बेटा। फर्स्ट इज अल्फा एलिमिनेशन, इसी को हम 1-1 एलिमिनेशन भी कहते हैं, और ये हमारे कोई काम की है नहीं बेटा क्योंकि इसको हमने डील नहीं करना है, सिर्फ मैं मीनिंग बता देता हूँ इसका क्या है। मान लीजिए मेरे पास क्लोरोफॉर्म है बेटा, तो क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर आपको पता है CHCl3 होती है, CHCl3। इसको जब हम KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, KOH बेस होता है, तो यहाँ से क्या होता है, इसी कार्बन से एक H ग्रुप बाहर जाता है, दूसरा Cl ग्रुप बाहर जाता है, और जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगी वो दैट विल बी CCl इन दिस सॉरी। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है CCl2 और कार्बन पे एक लोन पेयर आया है,
तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दिस इज योर कार्बीन, जिसकी हमने बात की थी आज। तो ये कार्बीन की स्ट्रक्चर बनी है बेटा, और इस कार्बीन का नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन। और जब हम रीमर टिमन रिएक्शन पे आएंगे, RTR रिएक्शन हम पढ़ेंगे एक, तो उस रिएक्शन में यही इंटरमीडिएट बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन। नेक्स्ट इज बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको जो है हमने डिटेल में पढ़ना है बेटा 12th क्लास के अंदर। 1,2 एलिमिनेशन का मतलब ये है कि एडजेसेंट पोजीशन से आपके दो ग्रुप बाहर जाएंगे, और जिन एडजेसेंट कार्बन से दो ग्रुप बाहर जाएंगे, आफ्टर एलिमिनेशन उन्हीं दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, दैट इज बीटा एलिमिनेशन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास ये कोई स्ट्रक्चर है बेटा, मान लीजिए यहाँ पे मैं H मानता हूँ एंड दिस विल बी Br। तो चलिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, HH लगे हुए हैं बाकी सारे। तो इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, ये रिएजेंट है जो इस रिएक्शन को कराता है, तो यहाँ से होता ये है कि एक साइड से हाइड्रोजन रिमूव होती है, दूसरी साइड से Br रिमूव होता है। तो यहाँ से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, एंड हेलोजन मीन्स हेलोजन। तो H बाहर जाएगा, Br बाहर जाएगा, तो इन दो कार्बन से ये बाहर गया है, तो इन दोनों कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, और यहाँ हर जगह क्या होगा, हाइड्रोजन, तो एल्कीन बनेगी बेटा। सो दिस इज बीटा एलिमिनेशन, 1,2 पोजीशन से आपके दो ग्रुप बाहर जाएंगे। लास्ट इज योर गामा एलिमिनेशन और 1,3 एलिमिनेशन। नाम से क्लियर है, फर्स्ट और थर्ड कार्बन से आपके दो ग्रुप बाहर जाएंगे। सिंपलेस्ट एग्जांपल यदि मैं इसका देखता हूं, तो एग्जांपल है बेटा ये CH2 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 Br Br, इसकी हम Zn के साथ रिएक्शन कराते हैं, हीट कर देते हैं, तो यहाँ से ZnBr2 बाहर चला जाता है बेटा, ये Br बाहर जाएगा, ये Br बाहर जाएगा, और यहाँ पे एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनेगी, साइक्लोप्रोपेन बनेगा बेटा। सो दीज आर द एलिमिनेशन रिएक्शंस, और इन एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज 1,2 एलिमिनेशन। तो इस लेक्चर में हमने जो मेनली बात की है वो हमने बात की है बेटा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की और टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। तो इन सभी में जो यदि मैं हाईलाइट करूँ कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पार्ट कौन सा है, तो दैट विल बी योर, वन इज कार्बोकैटायन, इन पे आपने बहुत फोकस करना है बेटा, कार्बोकैटायंस पे। सेकंड, यदि मैं सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन की बात करता हूँ बेटा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो चलिए हम तीनों ही पढ़ेंगे, NSR भी पढ़ेंगे, ESR भी पढ़ी जाएगी, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे। एडिशन में भी हम ये तीनों ही पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बट यदि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये जो दो पार्ट हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन, ये आप हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो 11th में, तो यहाँ इनका कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं होगा। तो मेन जो हमारे पास होगा दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है बेटा, सिर्फ एक या दो रिएक्शंस हैं इससे रिलेटेड, बाकी जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा इन तीन टाइप के रिएक्शंस पे। और यदि मैं एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करता हूँ, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट विल बी बीटा एलिमिनेशन। तो इन सारी चीज़ों को एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्या बोला गया है और कैसे आप इनको आइडेंटिफाई करोगे। फिर जैसे ही हम आपके चैप्टर पे आएंगे वहाँ ये रिएक्शन जो है हम डील करेंगे बेटा। तो एक बार इनका मीनिंग यदि आपको क्लियर होगा तो फिर वहाँ हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन चीज़ों को कराने में। और इसी वजह से मैं इनको स्टार्टिंग में आपको एक बार रिवाइज़ करा रहा हूँ कि ताकि जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल या डिफ़िकल्ट ना लगे वो चीज़ें।
तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके नोट्स आप बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।